सुस्वागतम। मेरा परिचय है, मैं संगीता सावे, गोरेगांव मनपा माध्यमिक पाठशाला में अध्यापिका हूँ। आज हम 10वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक में पहली इकाई के अंतर्गत जो ठेस ये पूरक पठन है, यह कहानी का अध्ययन करेंगे। तो पूरक पठन हमारे प्रश्न पत्रिका के अंतर्गत 8 अंक का होता है। गद्य के 4 अंक होते हैं और पद्य के 4 अंक होते हैं। पूरक पठन में कविता भी होती है। तो हमारे पहले इकाई में 3 पूरक पठन है, जिसमें एक कविता है। दूसरी इकाई में 3 पूरक पठन है, उसमें भी एक कविता है। लेकिन इस साल पूरक पठन में पहली इकाई की यानी एक पूरक पठन निकाला गया है। तो हमें ये ठेस और मन जो पहले हम पढ़ चुके हैं, वही कविता पहली इकाई में है। तो आज गद्य के विषय में यानी गद्य के लिए 4 अंक होता है, पद्य के लिए 4 अंक होता है। और आज हम गद्य की पढ़ाई करने वाले, गद्य में कहानी जो है ठेस, उसकी हम पढ़ाई करने वाले हैं। अभी यहाँ पर प्रश्न पत्रिका में कैसे आता है कि 4 अंक जो होता है, हमारे सामने एक पाठ्यांश देते हैं छोटा सा, और उसके अंतर्गत सवाल पूछते हैं। उसमें 2 अंक का आकलन होता है और 2 अंक का स्वमत होता है। आकलन यानी क्या कि आकलन के अंतर्गत आकृति बंध, बाद में संजाल, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, सही विकल्प आदि का समावेश होता है और उसका 2 अंक होता है। और स्वमत यानी उस पाठ पर आधारित आपको स्वमत पूछा जाता है, उस पर आधारित ही होता है, उसमें से उत्तर नहीं होता, लेकिन उस पर आधारित अपना स्वमत होता है। यह स्वमत सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। सकारात्मक हो, आपने जवाब सकारात्मक लिखा, तो सकारात्मक क्यों है वो भी आपको लिखना है। अगर आपकी राय नकारात्मक हो तो नकारात्मक क्यों है वह भी लिखना है। इस तरह से स्वमत के 2 अंक हमें मिलते हैं। आज हम पाठ 10वां ठेस ये पूरक पठन का है। ये कहानी है, लेखक इसके फणीश्वर नाथ रेणु है। इनका जन्म 1921 में बिहार के पूर्णिया गांव में हुआ। मृत्यु 1977 में हुई। आजादी के बाद यानी 1947 के बाद जब हमें स्वातंत्र्य मिला, तो आजादी के बाद उन्हें प्रेमचंद की संज्ञा दी गई। अभी प्रेमचंद की संज्ञा दी गई, इसका मतलब क्या है कि प्रेमचंद जैसे उपन्यासकार थे, कहानी सम्राट थे, वैसे उन्होंने भी प्रेमचंद के बाद कहानी लिखी, इसलिए प्रति प्रेमचंद ऐसे कहा जाता है, यानी प्रेमचंद की संज्ञा दी है। तो ध्यान रखिए, फणीश्वर नाथ रेणु ये लेखक जो है ये बिहार के हैं। अभी उन्होंने गद्य संबंधी प्रस्तुत कहानी में बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित ये कहानी लिखी है। ग्रामीण जीवन यानी क्या, गांव का जीवन। जैसे महाराष्ट्र में छोटे छोटे गांव है, वैसे ही बिहार के अंतर्गत भी छोटे छोटे गांव है। उस गांव का जीवन कैसा है, उस पर ये कहानी आधारित है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने ग्रामीण जीवन, वहां का रहन सहन कैसा है, सामाजिक संबंध, बहुत तरह के लोग वहां रहते हैं, बहुत तरह के, इसका मतलब है अलग जाति के हैं, अलग पंथ के हैं, वैसे लोग आपस में उनका व्यवहार कैसा है, ये सामाजिक संबंध भी दिखाया है। कारीगिरी तथा कारीगरों का स्वाभिमान। कारीगिरी, हर गांव में कारागिर होते ही है, तो कारीगरों का स्वाभिमान यानी अपने कारागिरी पर उन्हें नाज होता है और वो स्वाभिमान से रहते हैं आदि को बड़े सुंदर ढंग से यहाँ पर चित्रित किया है। इस कहानी में कारागिरों की कारीगिरी, इसका स्वाभिमान चित्रित किया गया है। अभी हम देखेंगे इस कहानी का पात्र परिचय। इस कहानी के अंतर्गत लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, उनकी माँ, लेखक की छोटी बहन मानू, लेखक की भाभी है, लेखक की चाची है, और सबसे महत्वपूर्ण पात्र जिस पर ये कहानी है सिरचन है, वो एक कारागिर है। इस सिरचन के आधार पर ही ये पूरी कहानी है। अभी ये सिरचन है, सिरचन के बारे में हम देखेंगे। एक ग्रामीण कारीगर है जिसकी गिनती गांव वाले किसान में नहीं करते, यानी वो किसान नहीं है, कारीगर है। सिरचन स्वाभिमानी, मुहजोर है। स्वाभिमानी यानी किसी ने कुछ कहा तो उसके मन को ठेस पहुंचती है, तो वो स्वाभिमान भी है, अपने काम के प्रति भी वो स्वाभिमानी है। मुहजोर यानी किसी ने कुछ कहा उसे तो तपाक से जवाब देता है, वो मुहजोर है, पर कामचोर नहीं है।
एक आध बार काम करने लग गया तो उससे सूझ बूझ भी नहीं रहती है, खाने की भी सूझ बूझ नहीं रहती है। खाने के विषय से हम देखें तो खाने में उसे बहुत रुचि है, खासकर घी का खकोरन। अभी घी का खकोरन मतलब घी निकालने पर नीचे जो पतीले में रहता है उसे खकोरन कहते हैं। उसके साथ चूड़ा, चूड़ा यानी किसी धान को कूट कर जो बनाया जाता है वो खकोरन के साथ उसे बेहद पसंद है। पेट भर खाने पर बिना मजदूरी वो काम करने वाला है, यानी कोई उसे मजदूरी नहीं देता। मजदूरी के बगैर उसे सिर्फ पेट भर खाना खाने दिया, उस पर से उसका यानी उसे काम किया जाता है, उससे काम लिया जाता है। इस तरह का वो कारागिर था। अभी ये सिरचन की कारागिरी है। यानी आपके सामने जो चित्र है, सिरचन क्या क्या बनाता था। अभी ये मोथी घास है, यहाँ पर जो है मोथी घास है। ये मोथी घास जो है उससे शीतल पाटी, फिर बांस के तीलियों से झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर, मोढ़े, मोढ़े यानी बैठने के लिए जो होता है वो, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की टोकरी, ये आपके सामने जो है ये सब ये है। बिहार में ऐसे ही बहुत से कारागिर है। अब आधुनिक युग में ये कारागिरी नहीं चलती, लेकिन मेले में हम जब जाते हैं तब वो कारागिरी हमारे सामने नजर आती है। और ऐसे सुंदर शीतल पाटी यानी क्या, चटाई, यानी ऐसे सुंदर, यानी उस गांव में, यानी उस गांव में यानी बिहार और उत्तर प्रदेश में, यानी शादी होने पर बेटी को यानी ससुराल जाते समय ऐसी बहुत सारी चीजें अब भी दी जाती है। तो ये सब चीजें बनाने वाला अच्छा ये कारागिर था सिरचन। अब ये सिरचन के बारे में हम देखेंगे। गांव के लोग सिरचन को खेत खलिहान की मजदूरी के लिए नहीं बुलाते। खेत में मजदूरी करने के लिए किसान लोग बुलाते थे, वैसे सिरचन को नहीं बुलाते थे, क्योंकि उसे बेगार समझते थे। बेगार यानी उसे यानी मजदूरी ना दी, ऐसे जो होता है उसे बेगार कहते हैं। यानी इसका अर्थ हमें दिया है जबरदस्ती दिया जाने वाला उसका काम, यानी बेगार। एक समय था, लोग सिरचन की मढ़ैया के पास यानी बाबू लोग यानी सवारियां बंधे रहती थी। मढ़ैया यानी क्या, झोपड़ी। यानी सिरचन एक समय था, सिरचन के झोपड़ी के पास बड़े बड़े लोग यानी सवारियां बंधी रहती कि सिरचन मुझे, यानी सिरचन का टाइम कब मुझे मिले, अपॉइंटमेंट। आज के जमाने में हम कहते हैं कि अपॉइंटमेंट ली जाती थी सिरचन की। लोग उसकी खुशामद करते थे, यानी क्या अच्छी कारागिरी है, वैसे उसकी खुशामद करते थे। उसे अपने यहाँ समय निकालकर आने के लिए कहते थे। यानी सिरचन इतना बिजी था, यानी इतना काम में लगा रहता था कि उसे फुर्सत नहीं रहती थी। उसके हाथ की कारीगरी की तारीफ करते थे लोग। लेकिन अब दिन बदल गए थे। एक ही दिन सबके नहीं रहते, कभी सुख के दिन रहते हैं, कभी दुख के दिन रहते हैं। वैसे सिरचन के दिन भी बदल गए थे। उसे लोग मुफ्तखोर, कामचोर समझने लगे थे। इन्हें बिना पैसे दिए वो आ सकता है, कोई भी हो उसे कुछ भी कह सकता है। तो कामचोर यानी सब लोग क्या समझते थे, ये आलसी हो गया है, कामचोर हो गया है, ऐसे समझने लगे थे। कभी कभार चटोर भी कहते थे। चटोर क्यों, उसे वो खाने का शौकीन था और उसे अच्छी तरह से खाने के लिए चाहिए था। यानी किसी के घर जाता था तो एक बार खाना दे, पेट भर खाना दो और एक आध पुराना कपड़ा दो, उस पर आपका पूरा काम वो कर देगा। यानी जो उसकी कारागिरी है, जो उन्हें चाहिए वो पूरा कर इन्हें दे देता था। इसलिए उसे चटोर भी कहते थे। चटोर इसलिए समझ रहे थे कि उसे तली बघारी हुई तरकारी, तली बघारी यानी क्या, तरकारी यानी सब्जी, बघार यानी क्या, मराठी में क्या कहते हैं कि फोड़नी, यानी तली बघारी हुई तरकारी यानी सब्जी लगती थी। दही की कड़ी, मलाई वाला दूध आदि बेहद पसंद था। ऐसे कोई खाने को दो तो उसके पास वो काम करने के लिए एक पैर पे तैयार रहता था। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई तो काम की चिकनाई भी खत्म होती थी। इसका मतलब क्या, अगर इस किसी ने उसे कबूल किया है कि मैं आपको ये खाने को दे दूंगा, लेकिन ये काम कर दीजिए, लेकिन खाने के समय अगर उसने कंजूसी की या जो कहा है वह नहीं दिया तो उसके काम की चिकनाई भी खत्म होती थी। लेखक की बहन, अभी एक पूरा पूरी कहानी जो है वो लेखक के घर की है। लेखक फणीश्वर नाथ रेणु, लेखक की बहन मानू, उसकी शादी हो गई थी। वो पहली बार अपने ससुराल जा रही थी। आप सोचेंगे शादी के बाद पहली बार ससुराल कैसे जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, इस जगह 14-15 साल की बेटियों की शादी की जाती है। बाद में 18-19 साल होने पर उसे ससुराल भेजा जाता है, जिसे गौना कहते हैं। वो पहली बार जाती है, तब उसके साथ मिठाइयाँ, बहुत सारी चीजें दी जाती है।
वैसे ही मानू की शादी हो गई थी, वो शहर जाने वाली थी। ये गांव की कहानी है। मानू शहर दी गई थी, उसका ससुराल शहर में था। तब ससुराल से बड़ी भाभी को पहले ही चेतावनी आई थी। वह ससुराल वालों ने कह दिया था कि मिठाई ना भेजे, उसके बदले 3 जोड़ी फैशनेबल चिक, यानी चिक जो आपको मैंने बताया अलग अलग चीजें जो है, पटेर चटाइया वगैरह जो है वो, और शीतल पाटिया यानी ये चटाइया है, इसकी फरमाइश की थी। जो हमें शादी में दिया था उसकी तो बहुत तारीफ हो गई थी, तो वही सिरचन के द्वारा आप ये बनवा लीजिए, हमें मिठाई ना भेजे लेकिन ये जरूर भेजे, ऐसे फरमाइश की थी। इसी कारण सिरचंद को लेखक के घर उसकी माँ ने बुलाया और इस कारीगिरी के बदले मोती छाप वाली धोती देने की बात कही। जैसे ब्रांडेड अलग अलग होते आजकल कपड़े, वैसे उस जमाने में या अभी भी यानी उस ब्रांड की, मोती छाप की ब्रांड की धोती, वो जो यानी अच्छी मानी जाती है, तो लेखक के माँ ने उसे कबूल किया कि मानू के लिए आप इतने फैशनेबल चीक पटेर तैयार कर दो, मैं तुम्हें मोती छाप वाली धोती देने की तैयार हूँ। सिरचंद खुश हो गया। उसे क्या चाहिए था? खाने के लिए चाहिए था और एक आध कपड़ा। सिरचंद काम में लग गया। लेखक की मझली भाभी, मझली यानी बीच वाली, यानी 2-3 भाभी होगी, उसमें बीच वाली जो भाभी थी उसने धोती से उसे खिजाया, यानी धोती देने से ये अच्छा काम करता है तो फिर मुझे क्या पता, यानी मैं भी काम करवा लेती थी, ऐसे खिजाया। पर सिरचंद मुंहफट था यानी किसी की बात नहीं सुनता था, वैसे ही तपाक से जवाब देता था। तो सिरचंद ने उससे जवाब दे दिया। उसका मुंह लटक गया, यानी गुस्सा हो गया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई, यानी उससे नाराज हो गए। लटक गया, मुंह लटक जाना यानी नाराज होना, निराश होना। दूसरे दिन सिरचंद अपना अधूरा काम करने आया। एक ही दिन में तो काम पूरा होने वाला नहीं था। दूसरे दिन भी सिरचंद आ गया, जो अधूरा काम बाकी था वो करने के लिए। वह अपने काम में जब मगन होता था तो उसे खाने पीने की सूध नहीं रहती थी। तो उसने देखा कि मजली भाभी ने उसे कलेवा रूखा सूखा खाने को दिया है। अभी कलेवा का मतलब क्या? सुबह का नाश्ता जो उसे कबूल किया गया था कि खाने में ये देंगे, और कलेवा देखा तो रूखा सूखा था। रूखा सूखा यानी क्या था? उसमें चिवड़ा, चिवड़ा यानी मराठी में चिवड़ा, और गुड़ दिया था, यानी ऐसे रूखा सूखा दिया था। लेखक भी देख रहे थे, अभी अरे भाभी ने क्या दिया इसे, सिरचंद गुस्सा होकर चला तो नहीं जाएगा। लेखक ने जब ये देखा तब अपने माँ से जाकर कहा कि कलेवा उसे बराबर नहीं दिया है। तो माँ ने भाभी को बूंदिया देने को कहा। जो माँ बना रही थी, तो उसे जाकर सिरचंद को जाकर बूंदिया दे दो। भाभी को गुस्सा आया था, यानी पहले अगले दिन तो वो यानी नाराज हो गई थी इससे, और इसे बूंदिया देने को कहते हैं। तो ये नाराज होकर वो गुस्से से सिरचंद के थाली में बूंदिया फेंक कर आई। कोई भी हो, भिखारी को भी हम कभी फेंक कर खाना नहीं देते। तो सिरचंद के थाली में उसने बूंदिया दे दी। सिरचंद ने उसे मायके की बात सुनाई। तुम्हारे मायके से बूंदिया आती थी, तब भी तुम मेरे थाली में ऐसी फेंक देती थी क्या? ऐसे उसने उसे कहा। तब भाभी अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उसे बहुत बुरा लगा कि मेरे मायके का इसने क्यों जिक्र किया, तो वो रोने लगी। यह बात लेखक की चाची, लेखक के माँ से उसने ये बात कही। वो वहां से जा रही थी, उसने लेखक के माँ से जाके कही कि भाभी को उसने ऐसे बुरा भला कह दिया है। तो वो सिरचंद की जो चाची थी, वो किन कारणों से सिरचंद से जली भुनी रहती थी पता नहीं। माँ ने आकर सिरचंद को डांटा। अभी उसे गुस्सा आया क्योंकि वो भाभी को बहुत चाहती थी, तो वो सिरचंद को डांटने लगी, लेकिन बिना जवाब दिए सिरचंद काम करता रहा। उसने कुछ नहीं कहा। माँ ने डांटा तो भी वो चुपचाप काम करते रहा। मानू उसे चुपके से पान का बीड़ा देकर कहा। अभी मानू खाना वगैरह हो गया, कलेवा का नाश्ता वगैरह हो गया, तो मानू ने उसे चुपके से पान का बीड़ा दिया और कहा किसी की बात पर ध्यान ना दो। सिरचंद मानू को अपनी बेटी जैसे ही मानता था। वह मुंह में बीड़ा चबा ही रहा था तो चाची ने उसे देख लिया। पहले ही उसे जली भुनी रहती थी, तो अभी बीड़ा भी उसे खाने दिया और उसे चटोर कह दिया। चटोर यानी क्या? यानी मराठी में हावरट, वैसे उसे चटोर कह दिया। तो चटोर कहने से सिरचंद चुपचाप वहां से उठा और पिछवाड़े पीक थूक कर आया। अपना सामान समेटा, किसी से कुछ भी नहीं कहा, सामान समेटा, और वो जो कुछ अधूरा काम है वैसे ही छोड़कर वो चुपचाप वहां से चला गया। यह बात लेखक देख रहे थे।
मानो भी देख रही थी, वो देख रही थी अधूरा चिक कि अपना पूरा काम हुआ नहीं है, अब क्या करे। तब माँ ने उसे कहा, मानो क्या यानी ये तेवर देखा कि बाबा मानो एकदम घबरा गई है, मानो नाराज हो गई है, तो माँ ने उसे कहा कि तू ससुराल जाएगी तो मैं मेले से खरीद कर ये सब भेज दूंगी, यानी अब तू इस बात की चिंता ना कर, जो होगा वो देखा जाएगा। अगले दिन मां के कहने पर लेखक सिरचन को मनाने उसके घर गए कि सिरचन आ जाओ, यानी कोई भी ने कुछ कहा लेकिन मानू के लिए तो आ जाओ, माँ ने तो आपको कहा है ना कि आपको धोती दोगे, यानी मोती छाप वाली धोती देंगे, माँ ने कहा है, तो उसे मनाने के लिए उसके घर गए। तो वो फटी हुई शीतल पाटी यानी चटाई, तो शीतल पाटी पर वो लेटा हुआ था, लेटना यानी कि सोना, और कुछ सोच रहा था। लेखक ने उसे समझाया, ऐसे मत करो। तब उसने कहा, मोहर छाप वाली धोती लेकर मैं क्या करूं, मेरी घरवाली तो मर गई, घरवाली यानी उसकी पत्नी, पर मेरे बेटे बेटियों को भी अपने साथ ले गई, अभी मेरा तो कोई नहीं है, बच्चे भी नहीं रहे, पत्नी भी नहीं रही, यानी वो अकेला था और सोच रहा था, अगर वह होती तो मैं ऐसी जिंदगी ना जीता। उसे क्या लगा कि मेरी पत्नी होती तो कोई ऐसे नहीं करता था। उसी की याद में यह फटी हुई शीतल पाटी है, जिस पाटी पर यानी जिस चटाई पर मैं लेटा हूँ वही उसकी याद है, मैंने उसी ने बुनी है। उसे छूकर कहता हूँ, अब ये काम नहीं करूंगा, मैं ये लोगों के घर जाकर ये जो कारीगिरी करता हूँ वो नहीं करूंगा। जो कदर तुम्हारे हवेली में होती थी अब कहीं पर भी नहीं होगी। गांव वाले तो मुझे कुछ ना कुछ तो कहते हैं, लेकिन तुम्हारे हवेली में मुझे जो मान था, सम्मान था, लेकिन आज उसे भी ठेस पहुंची है। यानी चाची ने कुछ कुछ कहा, तुम्हारे भाभी ने कुछ कहा, यानी मैं क्या ऐसे ही हूँ क्या, मैं काम करने आता था, आपने जो कबूल किया वही तो मैं कर रहा था, और मुझे चटोर कह दिया, मैं क्या यानी चटोर हूँ। यानी उसके मन को बहुत बड़ी ठेस लगी। ठेस यानी क्या, जो शारीरिक रूप से लगती है तो वो हम दवा देकर उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन मन को जो ठेस लगती है, वो शब्द जो होते हैं, उससे जो ठेस लगती है वो जिंदगी भर इंसान भूल नहीं सकता। लेखक ने समझ लिया, इस उम्दे कलाकार के दिल को ठेस लगी है, यानी दिल को ठेस लगी है, मन को ठेस लगी है, वो नहीं मानेगा। इसलिए वो चुपचाप वो घर चला आया। माँ से कहा, वो तो मानता नहीं है। और 2 दिन के बाद मानू को ससुराल जाने का दिन आ गया। मानू को ससुराल पहुंचाने के लिए लेखक ही जा रहे थे। मानू ने अधूरा चीक अपने हाथ में ले लिया, जितना चीक बना हुआ था वो लेकर वो चल बसी। तो गाड़ी आई, लेखक सामान चढ़ाकर दरवाजा बंद ही कर रहे थे, मानू को लेकर वो जा रहे थे। स्टेशन पर गाड़ी आ गई, गाड़ी में सामान पूरा चढ़ा दिया और दरवाजा बंद कर रहे थे, तब दौड़ता हुआ सिरचंद हाफते हुए वहां आ पहुंचा, और मानू के हाथों में शीतल पाटी, चीक और एक आसनी कुश यानी बैठक, जो कहते हैं कि पूजा के समय या खाना खाने समय हम उस पर बैठते हैं, आसन, उसे आसनी कुश दे दिया। मानो उसे धोती के लिए पैसे दे रही थी कि माँ ने कबूल किया था कि तुम्हें मोती छाप वाली धोती दूंगे, आपने तो मुझे सब सामान दिया, तो ये पैसे रख लो। लेकिन उसने मना किया, उसके सामने हाथ जोड़े कि नहीं, मैं ये ले नहीं सकता। और लेखक ने देखा कि उसकी कारागिरी में ऐसी बारीकी थी, रंगीन सुतलियों के फंदों का काम वो देखता ही रह गया। ये आपके सामने जो चित्र है वो आसनी कुश है, यानी बैठक जो है वो। सिरचंद मानू को अपनी बेटी मानता था। सिरचंद का तो कोई भी नहीं था, पत्नी भी नहीं थी, बच्चे भी नहीं थे। मानू को वो अपनी बेटी मानता था। उसकी ममता ने अपनी इस बेटी को ससुराल खाली हाथ जाने नहीं दिया। अपनी बेटी पहली बार ससुराल जा रही है तो वो खाली हाथ जाएगी, ससुराल वाले उसे क्या कहेंगे, इसके मन में यानी सिरचंद के मन को ठेस लगी थी, पर मन में ममता जागरूक थी। मानो के रूप से वो अपने बेटी को विदा कर रहा था, तो बेटी को खाली हाथ कैसे विदा करे, इसलिए वो दौड़ कर आया था, और जो जो उसने कहा था, उसके ससुराल वाले ने जो कुछ भेजने के लिए कहा था, वो उसके हाथ में थमा दिया था। और इसके पैसे भले वो कैसे ले सकता था, एक बाप अपने बेटी से पैसे ले सकता है तो नहीं, तो इसलिए उसे हाथ जोड़ दिए। इस कहानी द्वारा यह समझ में आता है कि कारागिर हो या कोई व्यक्ति, उसे अपना स्वाभिमान होता है।
अपने स्वाभिमान को वह कभी ठेस पहुंची हुई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे सिरचंद को भी चटोर कहा तो बहुत उसे गुस्सा भी आया था और उसके दिल को ठेस पहुंची थी। इस तरह सिरचंद की कहानी हमने देख ली कि ये सबसे महत्वपूर्ण कहानी है, यानी पूरक पठन में सिरचंद के बारे में है। अभी हमें पूरक पठन में सवाल कैसे पूछा जाता है कि हमें पाठ का कुछ गद्यांश दिया जाता है, जैसे आपके सामने है। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। आपको छोटा सा पद्यांश दिया जाता है जो 4 अंक का होता है। 2 अंक उसके कृति पूर्ण कीजिए इसके लिए है और 2 अंक आपके स्वमत के लिए। तो पहले क्या करना है, जो आपको सवाल दिए है उसे अच्छी तरह से पढ़ना है और बाद में गद्यांश पढ़ना है। इसलिए पढ़ते पढ़ते हमें जवाब मिल जाता है। अभी यहाँ पर काम में त्रस्त सिरचंद से लेकर बूंदिया क्यों नहीं देती, यह प्रसंग जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया है, यानी कृति क्या करने के लिए कहा है, गद्यांश में आए खाद्य पदार्थों के नाम। अभी खाद्य पदार्थ में यहाँ देखो मूंगिया लड्डू है, मूंगिया लड्डू के बाद यहाँ पर चिवड़ा है, गुड़ है, बूंदिया है, यानी ये 4 जो है वो पकवान के नाम, आपको खाद्य पदार्थ जो है उसके नाम दे दिए हैं। मिठाई भी लिख सकते हैं आप, यानी ये जो चीजें हैं उसमें से ढूंढकर आपको वहां लिखनी है। सिर्फ यानी जो पकवान है उसके नाम लिखने हैं, वाक्य लिखना नहीं है। एक पकवान लिखा आधा अंक, वैसे 4 है तो 2 अंक। और लिखते समय भी ध्यान रखो जैसे आपके सामने परिच्छेद में दिया है वैसे ही शब्द आपको लिखना है, उसमें गलती ना करो, क्योंकि आपके सामने परिच्छेद है और परिच्छेद में से देखकर आपको लिखना है। वो देखकर भी आप गलती करें तो आपका यानी पूरा उत्तर बराबर है लेकिन आधा अंक कट हो जाएगा, 2 में से 2 नहीं मिलेंगे तो आधा अंक कट जाएगा, तो वो 1.5 मिल जाएगा, 1.5। ये ध्यान में रखो, इस तरह से उसे लिखना है। मैंने कहा कि आकलन में क्या क्या आता है, जैसे ये आकृति बंद है, कृति पूर्ण करने के लिए कहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति आती है, जोड़े मिलाओ ऐसे भी आता है, सही विकल्प आता है, संजाल आता है, अलग अलग प्रकार के ये आते हैं। किसने किससे कहा इसमें पूछा नहीं जाता, विरोधी शब्द पूछा नहीं जाता, समानार्थी शब्द यानी जो आपके सामने जो है व्याकरण का भाग, कहाँ मुहावरे है, ये सब पूछे नहीं जाते। वहां सिर्फ आकलन पूछा जाता है, आकलन के प्रश्न पूछे जाते हैं और स्वमत का। कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है। इस कथन को अपने विचार शब्दबद्ध कीजिए। अभी हमारा दायित्व, दायित्व का अर्थ क्या है, कर्तव्य। कला और कलाकार, यहाँ पर सिरचन है, सिरचन की कलाकारी है, उसका सम्मान हमें किस तरह से करना है। वैसे सिरचन के बारे में नहीं, एक उदाहरण दिया है सिरचन का, लेकिन आपके मन में जैसे लेखक होता है, लेखक की कलाकारी होती है, कोई नृत्य नर्तक होता है उसका नृत्य की कलाकारी होती है, कोई गाने वाला गायक होता है उसकी गाने की कला होती है, यानी सबकी कुछ अलग अलग कला होती है। उसका सम्मान हमें कैसे करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, उसके बारे में 6-7 वाक्यों में लिखना है। भले वो सकारात्मक हो, सकारात्मक यानी आपने होकारात्मक मराठी में कहो तो सकारात्मक होने के बावजूद भी आपको वो कारण लिखना है। अगर आपको सम्मान नहीं करना है, आपको लगा है कि कर्तव्य नहीं है, वो अपने अपनी जगह है, तो आपके मन में वो नकारात्मकता क्यों है, उसके बारे में भी आपको कारण देना अवश्य है, तो ही आपको स्वमत का यानी अंक मिल सकता है। इस तरह आपको एक एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने, कि उदाहरण भी दिया कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ गद्य है इसलिए गद्य का परिचय दिया है, पद्य हो, आपने मन कविता पढ़ी है तो मन कविता के भी कुछ अंश देकर वैसे ही सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरह आपको यह पूरक पठन का प्रश्न आता है, उसमें समानार्थी विरोधी शब्द या मुहावरे कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ आकलन के सवाल आते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है मुझे इस पूरक पठन के बारे में, आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ आपको ये पूरक पठन समझ में आया है? इसमें कुछ दिक्कत है क्या? हाँ, मैं समझ में आया। अच्छा, यानी सिरचन का कोई भी आपको पैसेज आ गया, कोई भी गद्यांश आ गया, उस पर जो सवाल आ गए
तो आपको लिखने आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण सिरचन है, सिरचन के मन की अवस्था, सिरचन क्या करता था, उसकी कारागिरी कैसी थी, लेखक के घर का ये प्रसंग है। यानी लेखक है, लेखक की माँ है, भाभी है, चाची है और लेखक की छोटी बहन है मानू। यानी इनका ये जो प्रसंग है, उनके घर उसको सम्मान कैसे मिलता था और भाभी ने यानी चाची ने उसे चटोर करने पर उसको उसके दिल को ठेस कैसे पहुंची, यही इस कहानी में लेखक ने बताया है। अभी आपने इन्हें आपको ये कहानी समझ में आई। अगर आपको ये बार बार देखनी है, आपके 10वीं की कक्षा के दूसरे मित्र है, आपके पड़ोस वाले हैं जो 10वीं कक्षा में आपकी पाठशाला में नहीं है लेकिन दूसरी पाठशाला में और हिंदी विषय है, तो उन्हें अपना BMC EDU ये चैनल जो मराठी का है, मराठी मीडियम के लिए, ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कहे और आप रिवीजन के लिए बार बार ये चैनल देख सकते हैं और आप यह पाठ भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपकी विदा लेती हूँ। धन्यवाद।